दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सचेत हो जाइए। इस देश की आत्मनिर्भरता की जो परिभाषा सरकार गढ़ रही है और आपको और हमको बता रही है, सचेत हो जाइए। इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो भी सपने पिरोए जा रहे हैं उसमें आप कहीं फिट बैठते नहीं हैं। सचेत हो जाइए वह लोग जो इस वक्त पब्लिक सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उनके पास नौकरी नहीं रहेगी। सचेत हो जाएं बैंक के कर्मचारी भी, हो सकता है आने वाले वक्त में उनके पास भी नौकरी ना रहे। सचेत हो जाए वो तमाम डिग्रीधारी जो सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। सचेत हो जाइए। दरअसल एक ऐसी अर्थव्यवस्था को भारत लगातार अपनाने की दिशा में बढ़ चुका है जिसमें पहली बार आत्मनिर्भरता की परिभाषा इस देश के खून पसीने से बिल्कुल नहीं जुड़ी है। वो एक ऐसी पूंजी से जुड़ी हुई है जिसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो सकता है खूब हो, उसकी कीमत विश्व बाजार में खूब मिल जाए और उसके जरिए भारत सरकार भी अपने खजाने को भरती चली जाए, लेकिन उसमें आप फिट कहीं नहीं बैठते हैं। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या वाकई सचेत होने का वक्त आ गया है। यकीन जानिए, इस देश में आजादी के बाद से इस देश को गढ़ने के लिए जो भी नीतियां पार्लियामेंट के भीतर बनाई गई, जो भी सहमति हुई, मौजूदा वक्त में वह पूरी की पूरी परिस्थिति उलटने की कोशिश लगातार हो रही है। और हैरत में ना आइए, जब देश बेचा जाता है तो हो सकता है देश की पूंजी कैपिटलिस्टों के जरिए जीडीपी में कोई योगदान दे देती हो, लेकिन पूंजी से पूंजी बनने की परिस्थितियों में ना तो आपको रोजगार मिलेगा, नौकरी कर रहे हैं तो वह भी छिनेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के भीतर की परिस्थितियां उतनी बड़ी तादाद में लोगों को रख नहीं सकती है जितनी बड़ी तादाद में भारत के भीतर नागरिक रहते हैं। विश्व के मंच पर चाहे देश के प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करें या लाल किले के प्राचीर से करें कि 130 करोड़ लोगों का देश, लेकिन यकीन जानिए लोगों को लेकर कोई चिंता सरकार की पॉलिसी में है ही नहीं। आज हमें लगता है कि आपको एक ऐसे सफर पर लिए चलते हैं जिस सफर के बाद हो सकता है आप वाकई सचेत होने की दिशा में सोचना शुरू कर दें, क्योंकि लगातार जब खबरें आती हैं कि आज यह पीएसयू बेच दिया गया, आज इस इंडस्ट्री को किसी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया, अब रेलगाड़ी भी चली जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, हवाई अड्डे भी चले गए हैं, बंदरगाह भी चले जाएंगे, खनिज संसाधन भी जा रहे हैं, और एक लंबी परिस्थिति के बाद सरकार जब खुल्लम खुल्ला कहे कि हमको लगता है कि आत्मनिर्भरता का मतलब निजीकरण है, तो फिर सचेत तो आपको होना पड़ेगा। क्योंकि बीते 17 बरस का सच यह है कि इस देश के भीतर में जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में हिस्सेदारी बेची गई या कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा गया, तकरीबन 17 लाख से ज्यादा नौकरियां वहां से चली गई हैं। यह कौन सी परिस्थिति है। हमें लगता है कि आज वाकई आपको सफर पे लिए चलते हैं। आजादी मिली उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। 1954 दिसंबर, उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर देश की पॉलिसी को लेकर जो चीजें निर्धारित की, वह निर्धारित बहुत साफ तौर पर थी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, समाजवादी दृष्टिकोण था। और उसके बाद पब्लिक सेक्टर में ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ही यह सोच थी। नेहरू गए, इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने 1969 में पार्लियामेंट के भीतर जिन नीतियों का ऐलान किया वह एक लिहाज से सोशलिस्ट व्यू का भी एक हार्ड चेहरा था, जिसमें नेशनलिज्म की सोच थी, राष्ट्रीयता की सोच थी, राष्ट्रवादी सोच थी, और सारी चीजों का नेशनलाइजेशन करना है। उसमें बैंक भी था, उसमें इंश्योरेंस भी था, उसमें कोल माइंस भी थे, उसमें ऑयल रिफाइनरी भी थी, उसमें स्टील, कॉपर, टेक्सटाइल सेक्टर सब कुछ था, जिसको निजी हाथों में नहीं सौंपा गया, बल्कि पब्लिक सेक्टर की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिसे हम आप चुनते हैं। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आए, उन्होंने रिफॉर्म की परिस्थितियां पैदा की, और पहली बार 1991 में मनमोहन सिंह ही फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और उस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मंत्र बहुत साफ था, जो भी पब्लिक सेक्टर घाटे में है या फायदा नहीं दे रहा है उसको बेचेंगे, जो ब्यूरोक्रेसी का एक जाल बुना होता है उसको हम तोड़ेंगे। इसमें तेजी से रफ्तार अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए। उन्होंने अपने दौर में डिसइन्वेस्टमेंट
यानी विनिवेश जो बेचने की प्रक्रिया थी उसमें एक रफ्तार ला दी। इस रफ्तार पर कोई रोक मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री रहने के दौरान नहीं बनाई, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और इसी बरस इसी बजट के वक्त में जब इस बात का जिक्र किया गया कि हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना रहे हैं और उसके भीतर का मंत्र बहुत साफ था, इस देश के भीतर में हमको पब्लिक सेक्टर नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। हालांकि कुछ स्ट्रेटेजिक तरीके से जानकारी जरूर दी गई, हम इन सेक्टर को नहीं बेचेंगे, लेकिन बैंक भी बिक रहा है, इंश्योरेंस कंपनियां भी बिक रही हैं, खनिज संसाधन भी जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, डिफेंस में भी एफडीआई आ रही है, एटॉमिक सेक्टर में अभी तक चीजें नहीं बनी हैं उस रूप में, लेकिन वो तमाम चीजें धीरे धीरे बनती चली जा रही है। और सरकार के जो आर्थिक सलाहकार जो पहले हुआ करते थे शुरुआती दौर में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, अरविंद पनघड़िया उनका नाम है, उन्होंने अपने आर्टिकल में एक बात का जिक्र किया कि दरअसल यह स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो अगर पहले की सरकारें ले आती तो मौजूदा वक्त में मोदी सरकार को किसी तरीके के एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पूरा एग्रीकल्चर ही प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया होता। आप कल्पना कर रहे हैं कि इस जो स्पेसिफिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इसके मतलब क्या है? इसके मतलब पर आए उससे पहले हमको लगता है जब हम इस सफर पर आपको लिए चल रहे थे तो एक चीज जहन में और बात दिमाग में रखिए, हर सरकार को पैसे की जरूरत होती है, इससे कतई इनकार नहीं है, लेकिन हर सरकार की जिम्मेदारी वहां के नागरिकों को होती है कि उनको रोजगार मिले, पढ़ने के बाद उनको सही जगह मिले, रोजी रोटी का इंतजाम हो जाए। न किसान को रोजी रोटी मिल पाए, न मजदूर को न्यूनतम वेतन मिल पाए, न डिग्रीधारी को रोजगार मिल पाए, तो फिर इस देश को संभालने वाले लोगों को हम लोग क्यों चुने और निजी हाथों में ही फिर सत्ता भी क्यों ना सौंप दी जाए कि आप ही चलाइए, जब इस देश में निजीकरण ही आत्मनिर्भरता की परिभाषा गढ़ रहा है। तो हम इन बात का जिक्र आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम एक सिलसिलेवार तरीके से स्थितियों को हर दिशा से आज समझने की कोशिश कीजिए, खास तौर से वह युवा तबका जो सोच रहा है कि उसके पास नौकरी आएगी। 2003 के बाद से 2020 इस 17 साल में 17,55,000 नौकरियां सिर्फ पीएसयू से गई है, जो पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनकी हिस्सेदारी बेची गई या जिनको पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। जैसे ही हमने 2003 कहा, आपके जहन में सवाल होगा, इसमें तो अटल बिहारी वाजपेयी भी आ गए, इसमें तो मनमोहन सिंह भी आ गए, इसमें तो मोदी सरकार भी आ गई। अब इसके बीच में लकीर हम खींचना शुरू करते हैं। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, 2004 तक बनी। उन्होंने जो डिसइन्वेस्टमेंट किया वह तकरीबन 1,20,000 करोड़ का किया। 2,30,000 करोड़ से वो पहुंचा था 3,50,000 करोड़ तक। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, इन्होंने लगभग डिसइन्वेस्टमेंट 6,40,000 करोड़ का किया 10 साल में। मोदी सरकार 2014 से 2019 सिर्फ 5 साल में इसने 6,50,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी रफ्तार आपके पहले राउंड में दिमाग में आ रहा होगा, तेज हो गई, नहीं बहुत तेज हो गई। मनमोहन सरकार से दुगनी है और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से तो कई मायने में बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा है। 2003 में भारत में जो पीएसयू में नौकरी करने वाले थे, आज की तारीख में जो नौकरी पीएसयू में कर रहे हैं, हम उनकी पूरी सूची बताने वाले हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री पे क्या क्या खतरे आएंगे और नौकरियां आपकी कैसे जाएंगी। 2003 में इस देश के भीतर में पीएसयू में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की संख्या थी 32,69,000 और 2020 में उनकी संख्या घटकर हो गई है 15,40,000, यानी 17,55,000 नौकरियां गायब हो गई। दूसरी बात, जिन्होंने मंडल का आंदोलन इस देश के भीतर में किया था आरक्षण को लेकर, वह भी समझ लें। जब प्राइवेट सेक्टर जब किसी कंपनी को लेता है तो वो वहां पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करता है और उसको यह पावर होता है कि तकरीबन 50% को वह नई भर्तियां अपने तौर पर करे। नई भर्तियों में टारगेट जो होगा वह ओबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा, यह पहले दिमाग में रखिए, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में कतई नहीं है। तो तकरीबन 7 लाख नई भर्तियां इस 15,14,000 में जो रोजगार फिलहाल जो कर रहे हैं वो 7 लाख नई भर्तियां इसी दौर में हुई हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो चीजें चलती चली गई और ये जो 7 लाख नई भर्तियां थी, जो 17,55,000 नौकरियां गायब हो गई और उसके बाद जो नौकरियां बनी उसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर के लिए आरक्षण कोई मैटर ही नहीं करता है।
यहां पर एक सवाल और है, अगर इतनी बड़ी तादाद में नौकरियां जा रही थी, इसमें लगभग 15,14,000 में से 10,40,000 नौकरियां स्थायी है, परमानेंट नौकरी है, लेकिन गाज उन पर भी गिरेगी, क्योंकि जब वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और उस स्थितियों को सफाई करना शुरू कर देता है जहां पर बड़ी तादाद में उसको लोगों को रखना पड़े, पेमेंट करना पड़े, इनसे दूर रहता है। जबकि जब आप जिस सरकार को चुनते हैं तो उस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहां के नागरिकों को नौकरी दे, इस देश के प्रोडक्शन को उन नागरिकों के खून पसीने से ही डेवलप करे और इकोनॉमी को उस रूप में डेवलप करे। इसीलिए जो सोशलिस्टिक व्यू था वह जब कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हुआ और कैपिटलिज्म होने के बाद मौजूदा वक्त में पूरी तरीके से पूंजी पर ही ट्रांसफॉर्मेशन मोदी गवर्नमेंट में हो चला है, तो फिर कोई उम्मीद, कोई आस आपको होती हो या नहीं होती हो, क्योंकि इस सफर में अब बैंक भी बिक रहे हैं। इस सफर के भीतर में लाखों बैंक कर्मचारियों का क्या होगा, यह आप इस पूरी रिपोर्ट के बाद जरा समझिएगा, क्योंकि जैसे ही हमने आपसे जिक्र किया कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, मौजूदा वक्त में लगभग 23 पीएसयू लिस्ट में है सरकार के। इसमें एक के बाद एक सभी जगह पर कर्मचारी काम करते होंगे। जो 23 पीएसयूज है उसमें मान लीजिए प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड है, लगभग 364 कर्मचारी करते हैं काम। विज एंड रूफ कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, लगभग 1166 कर्मचारी काम करते हैं। नागरकार स्टील प्लांट ऑफ एनएमडीसी जिसको कहते हैं, उसमें 5,773 कर्मचारी करते हैं। एयर इंडिया और इसकी 5 सब्सिडरी जो है इसमें लगभग 11,000 कर्मचारी काम करते हैं। आईएमपीसीएल में मान लीजिए 126 कर्मचारी करते हैं। तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड में लगभग 1,500 कर्मचारी काम करते हैं। जो 23 पीएसयू की लिस्ट है, इसमें इस देश के भीतर में जो सरकारी सुख उपभोग कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी संख्या लगभग 33,269 है। इसमें एक कंपनी की जानकारी नहीं मिल पाई कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, अलाय स्टील प्लांट दुर्गापुर, यानी 22 पीएसयूज में 33,269 कर्मचारी काम करते हैं। जब ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगी तो लगभग 50% तक को वो वहां पर से हटाएगा, और अगर नियुक्तियां भी करनी होगी तो 50% वो अपने तरीके से नई नियुक्ति कर सकता है। तो जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जो एससी कैटेगरी में आते हैं, जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, वह सोच लें कि उनकी नौकरी नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले का जो इतिहास है, जितनी कंपनियों से हिस्सेदारी गई या प्राइवेट सेक्टर को गया, वहां पर कोई नौकरी आरक्षण के तौर पर नहीं किसी को दी गई। वो नई भर्तियां अपने तौर पर करता है। यानी इस देश के भीतर में मंडल आंदोलन करने वाले लोग जरा सोचना शुरू कर दें कि किस स्थिति में क्या होगा। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ यह पीएसयू की लिस्ट है और दूसरी तरफ हमको लगता है कि बैंकों का जिक्र भी जरूरी है, क्योंकि जिन 4 बैंकों को लेकर अब इस बात का जिक्र किया गया है कि इनको सेल कर देंगे। अब आप सोचिए, इन 4 बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। इन चारों बैंकों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी कुल तादाद 1,22,000 है। 1,22,000 की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन ये 1,22,000 लोग जो काम कर रहे हैं उसमें से घटकर 25 से 30,000 ही बचेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली और प्राइवेट सेक्टर के बैंक में काम करने वालों की जो तादाद है, स्ट्रेंथ देखिएगा, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करने वालों की तादाद है, इन दोनों में भारी अंतर होता है। लेकिन अब सवाल है, इतना अंतर भी नहीं होता है कि 1,22,000 में से सिर्फ 25,000 बचे। उसकी एक वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन 4 बैंकों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इन चारों बैंकों को मिला दीजिएगा तो लगभग 55,901 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन इन पर एनपीए कितना है? अब आप सोचिए कि इन पर जो एनपीए है वो तकरीबन 1,41,739 करोड़ का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा एनपीए। एनपीए का मतलब इन्होंने जो लोन दिया हुआ है और वह पैसा वापस लौट के नहीं आया। जो बैंक के बारे में जानते यह भी समझे, जो हमने शुरुआत में आपसे कहा कि क्यों इकोनॉमी डामाडोल है और क्यों इकोनॉमी को संभालने का मादा जब सरकार के पास नहीं होगा तो वो निजी हाथों की दिशा में ही बढ़ती चली जाएगी। हमने आरबीआई के जरिए जो जानकारी हासिल की कि इस देश में लोगों का कितना पैसा है जो कि बैंकों में जमा है। जब हम एनपीए का जिक्र कर रहे थे और इन बातों का, तो आपको जानकर हैरत हो कि इस देश में, पूरे देश के भीतर में जो बैंक है उसमें आम जनता का पैसा तकरीबन 146 लाख डॉलर है, 146 लाख डॉलर।
यह जनता का पैसा बैंकों में है। इसीलिए उसी बैंक के भीतर से जो एनपीए दिया गया, अगर बीते 6 बरस का किस्सा देखिएगा तो लगभग एनपीए की रकम 18 लाख करोड़ की होगी। आप कहेंगे ये कैसे? एनपीए सरकार बताती है लगभग 9 से 10 लाख करोड़, लेकिन जो राइट ऑफ किया जाता है कि आप अपनी बुक को ठीक कीजिए और इसके बाद जो इन बैंकों को सरकार सहूलियत देती है, पैसा देती है, इन सब को मिला दीजिएगा, जो राइट ऑफ की रकम थी, जो सरकार ने पैसा दिया गया और जो सरकार दिखा रही है एनपीए, लगभग 18 लाख करोड़ का है। जनता का पैसा ही इन लोगों को दिया जाता है। यानी ध्यान दीजिए, जिन्हें एनपीए का पैसा जिन कॉरपोरेट्स के पास है, वही कॉरपोरेट्स अपने तौर पर सीधे सीधे इन पीएसयूज की खरीद में हिस्सेदारी लेंगे। जब वो पीएसयूज को खरीदेंगे तो वहां रहने वाले कर्मचारी जो काम करते हैं उसमें वो कटौती करेंगे, कुछ नई भर्तियां भी करेंगे जो उनके अनुकूल हो, जो उनके स्पेशलाइजेशन के साथ बैठती हो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निर्भर करेंगे। सरकार, चूंकि भारत तो एक लिहाज से ह्यूमन रिसोर्स का खान है जिसकी जिम्मेदारी सरकारों पर होती है, लेकिन सरकार ने जब कह दिया कि हम तो पूंजी पर निर्भर हैं और पूंजी से ही आत्मनिर्भरता होगी, इसीलिए निजीकरण करेंगे, तो फिर जनता की फिक्र नहीं है। वक्तव्यों में होगी सिर्फ 130 करोड़ लोग यहां पर रहते हैं, इनके बारे में हित नहीं साधे जाएंगे, सिर्फ कहा जाएगा कि इतने बड़े देश को हम संभाले हुए हैं। लेकिन बहरहाल इसमें सच अगर समझिएगा तो जैसे आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक को एलआईसी के हाथ में दे दिया गया 2 साल पहले। एलआईसी का अब इस साल आईपीओ लेकर आएंगे, वह फिर एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगा और जितनी भी कंपनियां जो एक लिहाज से आपके जहन में इंश्योरेंस की कंपनी आएगी उस पर ध्यान दीजिएगा, तो सबको बेचने की प्रक्रिया में, चाहे वो जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो, ओरिएंट इंश्योरेंस हो, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस हो, इन सब का एक लिहाज से सेल होगा। इसी प्रक्रिया में हम जब 23 पीएसयूज का जिक्र आपसे कर रहे थे तो इसमें हमने भारत पेट्रोलियम का जिक्र नहीं किया था, जानबूझ के नहीं किया था। भारत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम को लेकर नेहरू, इंदिरा, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह सब की जो राय थी या पार्लियामेंट की जब तक राय थी, तो वो मानते थे कि ये स्ट्रेटजिक वे में भारत के लिए जरूरी है कि ये पब्लिक सेक्टर में ले, लेकिन अब भी उसको प्राइवेट सेक्टर में बेचने की स्थिति में सरकार आ रही है। कितने लोग वहां पर काम करते हैं? वहां पर 11,894 कर्मचारी हैं जो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, बाकी जो ठेकेदारों के जरिए जुड़ते हैं उनकी संख्या अलग है। 11,894 कर्मचारियों में से जो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तीनों को मिलाइएगा तो लगभग 4,706 है। यानी जब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो एक बात तो यकीन जानिए कि यहां पर बहुत लोगों की छटनी होगी और नई भर्तियां होगी। इस पूरी प्रक्रिया में आरक्षण कोई मैटर नहीं करेगा, यानी इस लिहाज से मत समझिए कि रिजर्वेशन यहां मैटर करेगा। और जो ओबीसी है उसकी संख्या फिलहाल 2042 है, वहां पर 1921 शेड्यूल कास्ट है जो कर्मचारी हैं, और शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए लगभग 743 कर्मचारी हैं। यह स्थिति खुले तौर पर निकल कर आएगी जिसमें आपको वहां पर काम नहीं मिलेगा। अब इसके बाद एक आखिरी सवाल सबसे बड़ा इस देश के भीतर में ये आया है कि इस देश में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, इन तीनों सेक्टर के जरिए ही जीडीपी का एनालिसिस होता है कि किसका योगदान कितना जीडीपी में है। लेकिन सरकार की नज़र बहुत साफ है। उसका कहना है, जो अरविंद पनगड़िया ने इससे पहले जो हमने बताया कहा, एग्रीकल्चर को लेकर रिफॉर्म की दिशा में सरकार बढ़ चुकी है। यानी सरकार बिल्कुल चाहती है कि एग्रीकल्चर प्राइवेट हाथों में आ जाए। प्राइवेट हाथों में आने का मतलब है जो पैसा लगाएगा वही खेती करे और यही खेती करवाए, उसी के हाथ में चीजें सौंप दी जाए, वही बीज दे, वही टेक्नोलॉजी दे, वही फर्टिलाइजर दे, वही पानी की व्यवस्था करे, सब कुछ जिम्मेदारी वही ले। यानी इस देश में अन्नदाता या तो मजदूर बन जाए या सरकार के पैकेज पर निर्भर रहे। पहला राउंड ये। दूसरी राउंड जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में है, जो इससे पहले नहीं सोचा गया, वह भी इस बार जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई गई है उसके दायरे में इंडस्ट्री के क्षेत्र में स्टील, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल, सब कुछ बेचने की परिस्थिति में सरकार आ रही है। जो सर्विस सेक्टर है उसमें ट्रेडिंग, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी सर्विस, होटल, टूरिज्म, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में ही जाएगा। सरकार अपने हिस्से में कुछ नहीं रखना चाहती है। जो लोग आईटीडीसी से जुड़े हुए हैं उनको भी जब प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा, वहां पर तकरीबन अब 50 कर्मचारी ही बचे हैं परमानेंट जो काम करते हैं, वह भी सोचे कि वह भी चले जाएंगे। क्योंकि हम जब इस लिस्ट को देख रहे थे, जो 13 पीएसयूज की लिस्ट है और उसके बाद जो तुरंत सरकार को सेल करना है, उसमें बीपीसीएल है, उसमें
कॉन्कर आता है, उसमें पवन हंस आता है, ये सब एक अलग हिस्सा है। अब सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में नौकरियां खत्म होंगी जब आप पीएसयू को सेल करेंगे, तो क्या इस सरकार ने कुछ सोचा भी है रोजगार के बारे में? आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर के अलग अलग राज्यों में भी जो रोजगार का जिक्र होता है उसमें सरकार दिवालिया हो चली है। दिवालिया का मतलब यह है, जैसे हम सरकारी स्कूलों का जिक्र करें, सरकारी स्कूलों में जो स्वीकृत पद है उनकी संख्या है 61,84,467, लेकिन पद कितने खाली हैं? लगभग 10,60,139 पद सरकारी स्कूलों में खाली पड़े हुए हैं। पूरे देश भर में भर्ती सरकार नहीं कर पा रही है। इसमें मैक्सिमम सोचिए बिहार में तो बीजेपी की सरकार है, जो बिहार छोड़कर बंगाल जाकर जो चुनाव कर रही है बीजेपी और बता रही है हम बंगाल को स्वर्णिम तरीके से रख देंगे सामने, तो जरा सच समझिए, बिहार में 6,88,157 स्वीकृत पद है, बंगाल में 6,37,414 स्वीकृत पद है। बिहार में 6,88,000 में से 2,75,255 पद खाली पड़े हैं। बंगाल में 72,000 पद खाली पड़े हैं। कॉम्पिटिवली बंगाल तो बहुत अच्छा हो गया बिहार से, जहां पर कभी भी बीजेपी नहीं आई है। तो इसका मतलब क्या माना जाए? राजनीति को समझिए, उस लकीर को समझिए। सिर्फ बिहार नहीं, उसके बाद आइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कुल 7,52,000 पद जो है स्वीकृत हैं, जिसमें से 2,17,000 पद रिक्त पड़े हैं। मध्य प्रदेश, यहां भी बीजेपी की सरकार लंबे वक्त से है, 4,59,644 पद स्वीकृत है, लेकिन खाली पड़े हुए हैं 91,972। क्यों नहीं भर्ती करते हैं? झारखंड की स्थिति देखिए, 2,38,708 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 95,000 पद खाली पड़े हुए हैं। क्यों नहीं यहां पर भर्तियां होती हैं? सिर्फ स्कूल नहीं, जैसे ही आप हायर एजुकेशन में आएंगे, जो लोग सोचते हैं कि हम हायर एजुकेशन में चले जाएंगे, स्कूल में नहीं कॉलेज में पढ़ाएंगे, तो सच देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा यूं ही नहीं दिया जाता है। यूजीसी से उसका ग्रांट अन्य यूनिवर्सिटीज के तुलना में ज्यादा होता है। 50 के लगभग इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो टीचिंग स्टाफ है वह भी जो पद रिक्त पड़े हैं उनकी संख्या 6,210 है। जो नॉन टीचिंग है वो तो बड़ी तादाद में, लगभग 12,000 से ज्यादा वहां पर पद रिक्त पड़े हुए हैं। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में भी जो टीचिंग स्टाफ है 196 पद रिक्त पड़े हुए हैं। 1,000 से ज्यादा नॉन टीचिंग रिक्त पड़े हुए हैं। और देश भर की जो यूनिवर्सिटीज फैली हुई है ना, जिसमें जिक्र होता है कि हमारे यहां तो 900 यूनिवर्सिटी खुल गई, तो वहां पर कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं? कल्पना के परे है। 62,000 पद यूनिवर्सिटीज में रिक्त पड़े हुए हैं पूरे देश में, आप भरने को तैयार नहीं है। यानी एजुकेशन भी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन किसी ने एजुकेशन हासिल कर ली तो उसको रोजगार कहां से मिलेगा, यह भी प्राथमिकता नहीं है। और जो रोजगार पब्लिक सेक्टर में कर रहे थे उनके लिए भी आपके पास काम नहीं होगा आने वाले वक्त में। उनको भी आप धीरे धीरे किसी को वीआरएस दे देंगे, किसी को छटनी हो जाएगी, कोई प्राइवेट सेक्टर वाला नहीं रखेगा। यह परिस्थिति इस देश के भीतर में है, और आपके पास तो बजट ही नहीं है। एजुकेशन का बजट जो पिछले साल था वही इस साल है, जबकि पिछले साल खर्च करते करते बजट बढ़ गया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं है इस दिशा में। यानी इस देश के भीतर में जो सोच नई डेवलप हुई है, उसमें एग्रीकल्चर के भीतर का जो आंदोलन है उसकी सच्चाई को अब इस रूप में समझिए कि अगर एग्रीकल्चर भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई, पैसे वालों के हाथ में चली गई, तो वह उसी चीज का उत्पादन करेंगे जो बाजार में बिकेगा। क्योंकि इंडस्ट्री के जरिए जो प्रोडक्ट होता है, या पीएसयूज जो इससे पहले काम करते थे, वहां क्यों काम कर रहे थे इतनी बड़ी तादाद में लोग? और इस देश के भीतर की इकोनॉमी तो संभल रही थी। हम 2003 से ही जिक्र कर रहे हैं। 2003 में अगर 32,000 लोग काम करते थे और आज की तारीख में वहां पर सिर्फ 32 लाख लोग कर्मचारी थे देश भर की पीएसयूज में, और आज सिर्फ 15 लाख लोग बचे हैं, तो बाकी 17 लाख नौकरियां कम क्यों हो गई? इसका मतलब यह है कि जैसे ही प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीजें जाएंगी, वह प्रॉफिट देखेगा, और इस देश के भीतर में प्रॉफिट के जरिए वह अपनी इकोनॉमी को इस देश की जीडीपी का हिस्सेदार बना लेगा। यानी धीरे धीरे जीडीपी बड़ी होगी, लेकिन लोग गायब होंगे। अब यहां पर सचेत होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस इकोनॉमी को अगर आपने नहीं समझा, जहां पर आपके लिए रोजगार नहीं और रोजगार है तो वो रोजगार कल नहीं रहेगा।
भारत जैसे देश में जहां पर ह्यूमन रिसोर्स आपके पास उपलब्ध है, जहां के खनिज संसाधन भरपूर है, वैसी परिस्थिति में हमारी इकोनॉमी और हमारी गवर्नमेंट अगर सीधे तौर पर कहती है कि प्राइवेटाइजेशन ही आत्मनिर्भरता को लेकर आएगा, तो फिर क्यों नहीं किसी प्राइवेट सेक्टर के बंदे को इस देश में प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए? ऐसी स्थिति क्यों ना आ जाए? अगर प्राइवेट सेक्टर से ही इस देश में आत्मनिर्भरता आएगी और निजीकरण के जरिए ही इस देश की इकोनॉमी डेवलप होगी, तो फिर दे दीजिए कॉरपोरेट के हाथों में यह देश। फिर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है और जनता से नारे और वादे लगाने की क्या जरूरत है? यह एक नई परिस्थिति है इस देश के भीतर, जहां पर पूरी ट्रांसपेरेंसी है। सरकार छुपा नहीं रही है। सरकार यह नहीं कह रही है कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, हम देश को बेचना बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं। सरकार कह रही है बेचना और देश को सेल करना निजी हाथों में इस देश की इकोनॉमी का मंत्र है और यही डेवलपमेंट का प्रोसेस है। अब आप कर लीजिए क्या कीजिएगा, क्योंकि कमोवेश हर वो सेक्टर जो आजादी के बाद से इस देश की जरूरत बना रहा, मौजूदा वक्त में 70-75 बरस में देश ये थक गया या देश इतना डेवलप हो गया कि आज की तारीख में हम कुछ भी डेवलप कर पाने की स्थिति में नहीं है। डिफेंस सेक्टर को भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए और इस देश के भीतर में हर सेक्टर को आप उन हाथों में बेचेंगे जिनके पास पैसा की स्थिति आ गई है। यह एक ऐसी फेरिस्त है जिसमें यह समझने की अब जरूरत आ गई है कि क्या वाकई हमारे देश में जो सेल किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर को, जो बेचा जा रहा है कौड़ियों के मोल, उसको कौड़ियों के मोल बेचने के लिए भी स्ट्रेटजिक तरीके से सरकार वहां पर ना सिर्फ प्रोडक्शन डाउन करवाती है, बल्कि उसके पैरेलल में जो इंडस्ट्रीज रहती है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज रहती है, उनको आगे बढ़ाती है। इसीलिए जब आप एनसीएलटी, जहां पर दिवालिया कंपनी हो जाती है, वहां के जब पन्नों को पलटना शुरू करेंगे और वहां की डायरी देखेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। जो इंडस्ट्री 2014 में लाभदायक थी वो अभी खुद को बेचने को तैयार है। बेचने को जितनी अवस्था में तैयार और एनसीएलटी जिस पे मोहर लगाती है उसमें उसने जितना कर्ज लिया हुआ है उससे कम में वो बेचने को तैयार है। यानी बैंकों से पैसा निकालकर कॉरपोरेट रईसी में चला जाए, उसको कोई रोक टोक नहीं रहेगी और उसकी कंपनी को दूसरे तरीके से संभालने के लिए कोई दूसरी कंपनी वाला खरीद लेगा और उसको चलाने लगेगा और वो पैसा भूल जाइए, वो राइट ऑफ हो जाएगा। यह एक अजीबोगरीब साइकिल देश के भीतर में है, लेकिन सचेत होना पड़ेगा। समझिए इसको। अगर बिकते हुए देश के भीतर में रोजगार भी नहीं है, बिकते हुए देश के भीतर में आपके खून पसीने की कोई कमाई की जरूरत भी देश को नहीं है, तो फिर सिक्का उछालिए और सोचिए कि आने वाले वक्त में हम लोग किस इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे जहां ना रुपया होगा ना कुछ होगा। वाकई बिटकॉइन की थ्योरी तो रही इस देश में आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पैसे से हम लोग आत्मनिर्भर होंगे, पैसे वाले के हाथ में सब कुछ होगा। और आत्मनिर्भरता की यह परिभाषा अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।